वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रेट मंत्रा। मैं पुनः यहाँ पर आ गई हूँ आपको सीडीपी पढ़ाने। देखिए, एक जो शिक्षक होता है वो क्या चाहता है, एक शिक्षक ये करना चाहता है कि वो प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ नया दे, प्रतिदिन आपको डेली कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ दे। तो फिर से मैं आपको कुछ अच्छी चीज़ सिखाने आ गई हूँ। देखिए, हमारा मोटिव क्या होता है, हम जो टीचर्स होते हैं उनका मेन लक्ष्य क्या होता है, उनका लक्ष्य ये होता है कि वो जो चीज़ आपको सिखा रहे हैं, जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, वो आपको अच्छे से समझ आए। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि वो चीज़ आपको अच्छे से समझ आ रही है या नहीं आ रही है? तभी पता चलेगा जब आप कमेंट्स करेंगे। तो आप कमेंट्स में बताया कीजिए कि जो चीज़ मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, कोई प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है अधिगम का पठार। पिछली वीडियोस में हमने अधिगम पढ़ लिया है, अधिगम के बारे में पढ़ लिया कि अधिगम क्या होता है, और हम अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ चुके हैं, अधिगम के सिद्धांत पढ़ चुके हैं। हमारे यूपी टेट के सिलेबस में जो 6 सिद्धांत थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब ऐसा नहीं है कि आगे के जो सिद्धांत हैं जो हमारे यूपी टेट के लिए नहीं है वो मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि ये जो ग्रेट मंत्रा चैनल है, आपको पता होगा कि हम यहाँ पर संपूर्ण कोर्स कराएंगे, ना कि सिर्फ एक पेपर को लेकर। यहाँ सीटेट, सुपर टेट, रीट, सारे शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो फिलहाल हम अभी एक एक कोर्स लेके चल रहे हैं कि अभी जो यूपी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी टेट का आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसीलिए मैं वो सारी चीज़ें लेके चल रही हूँ जो आपके यूपी टेट के लिए ज़रूरी है। फिर इसके बाद जब आपका ये यूपी टेट का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम देखेंगे कि हमारी ऐसी कौन कौन सी चीज़ छूट गई है जो अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी है। फिर हम धीरे धीरे वो टॉपिक भी कवर करते चलेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है अधिगम का पठार। अब देखिए, अधिगम का पठार क्या होता है। हमें पढ़ने से पहले हमारा ये जो टॉपिक है, ये स्टार्ट करने से पहले ये जानना होगा कि अधिगम का पठार होता क्या है। देखिए, अधिगम का पठार वो होता है जैसे आप अधिगम की प्रक्रिया कर रहे हैं, किसी से भी कोई चीज़ सीख रहे हैं या स्वयं कुछ चीज़ सीख रहे हैं, तो उस सीखने की प्रक्रिया में जो भी रुकावटें या जो भी बाधा उत्पन्न होती हैं वो आपका अधिगम का पठार कहलाता है। अब जैसे किस प्रकार की बाधा, जैसे आप पढ़ने बैठे, कुछ दिन आपने पढ़ा, उसके बाद आपको नींद आ गई, ये क्या है, एक प्रकार की बाधा है। फिर अब जैसे इस टाइम ही ले लीजिए, बहुत गर्मी पड़ रही है, तो पूरा दिन क्या पढ़ने का मन करता है? नहीं करता है। ऐसा लगता है बस कूलर के सामने बैठे रहो। कूलर भी काम नहीं करता है। ये जो इस टाइम का मौसम चल रहा है, इसमें कूलर से भी आराम नहीं मिल रहा है। तो इतनी गर्मी में क्या आपको पढ़ने का मन करता है? नहीं करता है। तो ये क्या है, ये आपकी बाधा है। ऐसी जाड़े में कि बहुत ठंड लग रही है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, रजाई में बैठ के सोऊंगा। तो ये जो सारी हैं, ये सारी बाधाएं जो होती हैं, ये आपका अधिगम का पठार कहलाता है। देखिए, यहाँ पर हमने किताबी भाषा में बताया है कि देखिए, सीखने की प्रक्रिया में वह स्थिति जब लगातार प्रयास करने के बाद भी मात्रा में कोई बदलाव नहीं होता है, तो उसे अधिगम का पठार कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सीखने की प्रक्रिया हो रही है, अधिगम की प्रक्रिया हो रही है, प्रक्रिया हम लगातार कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें उस चीज़ का रिजल्ट नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम प्रयास ही अच्छे से नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये है आपका अधिगम का पठार। अब देखिए, मैं ये चीज़ आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाऊंगी, ठीक है। देखिए, ये लाइन, हमने एक लाइन ये बनाई, एक लाइन हमने ये बनाई, ठीक। अब ये लाइन जो है आपकी, ये लाइन आपके प्रयास को दर्शाती है, समय को दर्शाती है कि हमने कितने प्रयास किए या कितना समय लगाया हमने अधिगम की प्रक्रिया में। और ये आपकी लाइन होती है मात्रा की, कि हमने कितना सीखा, ठीक है, कितना सीखा, उसके लिए ये लाइन होती है। और कितनी बार प्रयास किया, कितने समय में कितना प्रयास किया, उसके लिए ये लाइन। अब यहाँ पर 0 मान के चलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये लाइन क्या है,
देखिए इस ग्राफ का क्या मतलब है, इस ग्राफ का ये मतलब है जैसे यहाँ से हम ऊपर को जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर को जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है वो अच्छी चल रही है। मतलब जो बच्चा है वो स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक पहुँचकर उसने इतना सीख लिया, लेकिन फिर आगे क्या हुआ, आगे ये लाइन जो है ये यहीं पे सीधी होती चली जा रही है, सीधी जा रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो बालक है उसने जो यहाँ तक सीखा था, फिर कुछ समय बीत गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो समय बीत गया, इस समय में क्या हुआ, इस समय में उसने कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। जितना ज्ञान उसके पास था उतना ही ज्ञान उसके पास स्थिर रहा, उसने और ज्ञान अर्जित नहीं किया। तो ये आपका क्या है, ये आपका कहलाता है अधिगम का पठार। ये यहाँ पर अधिगम का पठार हो गया। फिर उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद उसने फिर से सीखना स्टार्ट किया, पुनः सीखना। ठीक, ग्राफ के माध्यम से समझ आया होगा ना अच्छे से कि अधिगम का पठार क्या होता है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। ये लाइन जो है ये समय को दर्शा रही है कि कितना समय हम लगा रहे हैं सीखने में, और ये मात्रा में कि हमने कितना सीखा। अब स्टार्टिंग में क्या हुआ, बच्चा जो है जब उसने सीखने की प्रक्रिया प्रारंभ करी तब उसने यहाँ तक सीखा, उसने अपना ज्ञान अर्जित किया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये समय बीता, लेकिन इस समय में उसने कुछ भी नहीं सीखा। उसका जो इतना ज्ञान था उसके पास ये उतना ही स्थिर रहा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर बाधा उत्पन्न हुई होंगी कुछ, तभी ये जो है अधिगम का पठार बन गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने पुनः सीखना प्रारंभ किया, तो वो क्या हुआ, पुनः सीखना। कन्फर्म। अब देखिए हम ये देखेंगे कि ये जो पठार होता है, ये अधिगम का पठार होता है, ये बनता कैसे है, क्यों बनता है, आखिर ज़रूरत ही क्या है अधिगम का पठार बनने की। सीखने की जो प्रक्रिया है वो लगातार ऐसे ही क्यों नहीं चल रही है, नहीं चल रही है क्योंकि हमारा जो दैनिक जीवन है ये बहुत सारी कठिनाइयों से घिरा हुआ है। क्या लगता है, हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत परेशानियां, सामने वाले के जीवन में नहीं है। लेकिन इस संसार में, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी प्रकार की बाधा, कठिनाइयाँ, रुकावट उत्पन्न होती रहती हैं। तो इसी प्रकार से ऐसे जब ये अधिगम की प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न होती है, रुकावट उत्पन्न होती है, तो वो आप वहीं पर आपका अधिगम का पठार बन जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पठार बनने के कारण कौन कौन से होते हैं, ऐसी कौन कौन सी समस्या आती हैं। तो पहली क्या है, पहली है सीखने की इच्छा में कमी। देखिए सीखने की इच्छा में कमी कैसे, जैसे मान लीजिए जैसे आप टीचर हैं, ठीक है, आप टीचर हैं या मैं टीचर हूँ, चलिए अच्छा मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ, ठीक, आपके सामने आपने यूट्यूब खोला, वीडियो आई, आपका मन नहीं है कि मैं पढ़ूँ, फिर भी आप ज़बरदस्ती वीडियो को देखे जा रहे हैं, आपकी इच्छा नहीं है, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या आपको कुछ भी बात समझ में आएगी कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, किस बारे में पढ़ाया, सब कैसे जाएगा, सब आपके सर के ऊपर से ऐसे निकल जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि सीखने की इच्छा ही नहीं थी। जब सीखने की इच्छा में कमी थी तो ज़बरदस्ती कैसे सिखा दें हम, इसीलिए अधिगम का पठार बन गया वहाँ पे। कैसे पठार बना कि जो मैंने आपको कल सिखाया था, आपने कल की वीडियो में सीखा था, आप आज का आपका समय निकल गया, लेकिन आप वहीं पर स्थिर रह गए, आगे आपने कुछ नहीं सीखा। दूसरा पॉइंट, अभिप्रेरणा में कमी। अब देखिए अभिप्रेरणा में कमी कैसे, जैसे मोटिवेशन में कमी। अब जैसे मान लीजिए कि मोटिवेशन जो है, मोटिवेट करना ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक टीचर, अगर मैं जैसे यहाँ पर आ रही हूँ, मैं आपको नकारात्मक बातें बताऊँ, कैसे नकारात्मक बातें बताऊँ, मैं कहूँ कि समय बहुत कम रह गया है, अब हम लोगों से ऐसा नहीं हो पाएगा, आप लोग एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाएंगे, क्या होगा, ये निगेटिविटी होगी। और अगर यहीं पर मैं आपको मोटिवेट करूं कि हमारे यहाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक लोग थे, उनके पास सिर्फ एक दिन का समय बचा था, फिर भी उन्होंने एक दिन में अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करके पेपर को क्रॉस कर लिया, तो ये क्या होगा, ये मोटिवेशन होगा आपके लिए। आप इस चीज़ को सुन के मोटिवेट होंगे ना कि उसने कर लिया तो मैं भी कर दूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभिप्रेरणा में कमी नहीं होनी चाहिए, निगेटिविटी नहीं देनी चाहिए शिष्यों को, बालकों को
निगेटिविटी नहीं देनी चाहिए, उन्हें हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए। पॉजिटिव रहेंगे तभी अच्छी चीज़ सीख पाएंगे। नेक्स्ट, उत्साह में कमी। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर आती हूँ, आपको पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाती हूँ, जितनी एनर्जी मेरे अंदर होती है ना, वो सारी एनर्जी मैं वीडियो में लगा देती हूँ कि आपको जो वीडियो है वो अच्छे से अच्छी लगे, पसंद आए आपको, मतलब जो चीज़ मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ आप अच्छे से सीख पाएँ। लेकिन अगर उत्साह में, अगर मेरे उत्साह में कमी होगी या आपके उत्साह में कमी होगी, मैं यहाँ आऊँगी बस ऐसे ही जो भी लिखा है पढ़ के चली जाऊँ, बस ना कोई एनर्जी हो मेरे अंदर, कुछ भी ना हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा वीडियो देख के? नहीं अच्छा लगेगा। ऐसे ही अगर मैं स्माइलिंग फेस के साथ अच्छे से आपको पढ़ाऊँगी, उत्साह होगा मेरे अंदर, तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, अधिगम का पठार नहीं बनेगा। तो ये जो उत्साह है ये एक शिक्षक में भी होना आवश्यक है और छात्र में भी। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञान की सीमा। देखिए, ज्ञान की वैसे तो कोई सीमा नहीं होती, जितना ज्ञान आप जहाँ से बटोर पाएँ बटोर लेना चाहिए। तो अगर हमने ज्ञान की सीमा निर्धारित कर ली है तो क्या होगा, तो हमारा जो अधिगम है वो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, क्योंकि ज्ञान की सीमा कभी निर्धारित नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं यूपी टेट के लिए पढ़ रहा हूँ तो मैं बस यूपी टेट का ही पढ़ूँगा, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो मैं क्यों पढ़ूँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ज्ञान की जो सीमा है वो निर्धारित नहीं होनी चाहिए, वो है कि ज्ञान की सीमा को हमेशा बांध के नहीं रखना चाहिए, ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं होनी चाहिए। अगला, अनुपयुक्त शिक्षण विधियाँ। देखिए, जो शिक्षण विधियाँ होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं आपके अधिगम में, अधिगम की प्रक्रिया में। अगर उपयुक्त शिक्षण विधियाँ प्रयोग नहीं करेंगे, शिक्षक जो है वो अच्छे ढंग से अच्छी विधियों के द्वारा आपको नहीं पढ़ाएगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो शिक्षण विधियाँ ही होती है, क्योंकि सब कुछ जो है शिक्षक पर डिपेंड करता है। शिक्षक अगर अच्छा पढ़ाएगा तो बालक के अंदर रुचि उत्पन्न हो ही जाएगी। तो इसीलिए उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, अध्यापकों का निष्ठुर व्यवहार। अब देखिए, अध्यापक जो है, अध्यापक को हमेशा अच्छा बिहेव करना चाहिए। कैसे अच्छा बिहेव करना चाहिए? देखिए, अगर आप मान लीजिए मैं अध्यापक हूँ, ठीक है, मैं यहाँ क्लासेस ले रही हूँ, किसी को पढ़ा रही हूँ, तो अगर बच्चे को एक बार में वो चीज़ नहीं समझ में आई, उसने मुझसे दोबारा पूछा, तो अगर मैं उसको डांट के चुपचाप बिठा दूँ तो क्या वो दोबारा मुझसे पूछने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। ना वो दोबारा मुझसे क्वेश्चन पूछ पाएगा और ना ही जो मैंने उसे समझाया है वो समझ पाएगा। तो शिक्षक का जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए, बालकों के प्रति निष्ठुर नहीं होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए, शिक्षक को बच्चों में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए, एक समान नज़र से देखना चाहिए उन्हें। अब जैसे अगर उसने मुझसे कुछ पूछा, उसको नहीं समझ में आया, एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, 3 बार, जितनी बार में नहीं आया, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे उतनी बार समझाएं। तो इस जो अध्यापकों का निष्ठुर व्यवहार होता है ये भी पठार बनने का कारण है। नेक्स्ट, परिवार का वातावरण। अब देखिए, परिवार का वातावरण कैसे प्रभाव डालता है? परिवार का वातावरण ऐसे प्रभाव डालता है, अगर परिवार में ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, शोर शराबे में हल्ला गुल्ला हो रहा है, उसमें आप पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। अब मान लीजिए बालक जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, उसके अंदर रुचि भी उत्पन्न हो रही है, अभिप्रेरणा की भी कोई कमी नहीं है, शिक्षण विधि की भी कोई कमी नहीं है, इच्छा में भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करता है, उसके जो माता पिता हैं, माता पिता में क्या होने लगे? झगड़ा होने लगे। फिर क्या होगा? क्या वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। तो जो परिवार का वातावरण है वो शांत होना चाहिए, पारिवारिक कलह नहीं होनी चाहिए परिवार में। नेक्स्ट, थकान। थका हुआ इंसान क्या कोई काम कर सकता है? सिर्फ पढ़ाई नहीं, थका हुआ इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपके शरीर में थकान है तो अगर मेरे शरीर में थकान है तो ना मैं आपको पढ़ा पाऊँगी, आप थके हुए हैं तो ना आप वीडियो देख पाएंगे, फिर क्या हो जाएगा? अधिगम का पठार बन जाएगा। तो थकान जो है, थकान भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अधिगम का पठार बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसका। आप थके हुए होंगे तो आप कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हमने ये तो देख लिया कि पठार बनने का कारण क्या होता है, पठार किन किन कारणों से बनता है, फिर हम उनके निराकरण के उपाय भी देख लें। हम ये भी देख लें कि जो पठार बनने के ये जो कारण हैं, इनसे हम कैसे बच सकते हैं, उपाय क्या करें। अगर ये बन भी रहा है पठार तो हम इसका उपाय कैसे करें। देखिए, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है?
निदानात्मक परीक्षण होता है कि जैसे बालकों को किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है अधिगम की प्रक्रिया में, तो हम क्या करें, हम उनकी समस्याओं का निदान करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बालकों को समस्या आ रही है किसी भी चीज़ में तो उनका निदान करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला, इच्छा शक्ति को बढ़ाकर। अब देखिए इच्छा शक्ति, यहाँ पे हमने देखा था ना, सीखने की इच्छा में कमी हुई तो हम उपाय क्या करेंगे, बढ़ाएंगे उसको। तो इच्छा शक्ति कैसे बढ़ाएंगे कि जो टीचर है आपका, शिक्षक है, वो नई नई शिक्षण विधियों का प्रयोग करे, अच्छे से पढ़ाए, बालक को मोटिवेट करे, हंसते हुए पढ़ाए, मुस्कुराते हुए पढ़ाए। तो क्या होगा इससे, जब टीचर अच्छे से पढ़ाएगा तो बालक की इच्छा भी करेगी कि मैं उसको अच्छे से पढ़ूं, और विषय वस्तु का जो ढंग है वो भी अच्छा होना चाहिए। अगला, बालकों को अभिप्रेरित करके, जैसे कि मैंने अभी बताया कि निगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बालक के सामने आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए जिससे कि वो निराश ना हो। अगर आप निगेटिविटी देंगे उसे, निगेटिव बातें करेंगे उसके सामने, तो वो निराश हो जाएगा कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा। तो अभिप्रेरित करना चाहिए हमें बालकों को। अगला, उत्साहित करके। देखिए उत्साह में कमी थी, अब मैंने आपको बताया कि मैं उत्साह में नहीं रहूँगी तो फिर आप भी उत्साह में नहीं रहेंगे, आपके अंदर भी रुचि उत्पन्न नहीं होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें उत्साहित करना चाहिए बालकों को। अगला, ज्ञान की सीमा को बढ़ाकर। देखिए सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था ना कि ज्ञान जो है, ज्ञान की सीमा सीमित नहीं होनी चाहिए, ज्ञान की जो सीमा है वो सीमित नहीं होनी चाहिए। ज्ञान हमें जितना जहाँ से मिले हमें बटोर लेना चाहिए। तो क्या बताया है कि ज्ञान की सीमा को हमें बढ़ा देना चाहिए। अगला, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करके। उपयुक्त शिक्षण विधियाँ कैसे, वहाँ पे अनुपयुक्त हम यूज़ कर रहे थे। उचित जो शिक्षण विधियाँ हमारे मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षण और शिक्षण विधियाँ, तब मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी शिक्षण विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। तो हमें उन्हीं विधियों का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट, माता पिता से बात करके। अब देखिए हमें एक पॉइंट छूट गया, अध्यापकों के व्यवहार में बदलाव करके। अध्यापकों का व्यवहार कैसे, अगर वो निष्ठुर व्यवहार कर रहे हैं तो हमें अध्यापकों को बताना चाहिए, हमें उन्हें समझाना चाहिए कि आप अपने व्यवहार में अगर बदलाव लाएंगे तो ये जो अधिगम का पठार बन रहा है, अधिगम की प्रक्रिया में रुकावट आ रही है, वो नहीं आएगी। आपको बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर वो बात आपसे 50 बार भी एक चीज़ पूछ रहे हैं, अगर उन्हें समझ में नहीं आती तो आप समझाइए, क्योंकि ये आपका फ़र्ज़ बनता है। अगला, माता पिता से बात करके। अगर हमें पता चल रहा है जैसे कि बालक जो है वो पारिवारिक कलह की वजह से नहीं पढ़ पा रहा है, अधिगम की प्रक्रिया जो है वो पारिवारिक कलह की वजह से नहीं कर पा रहा है सही से, तो हमें एक शिक्षक होने के नाते हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसके माता पिता से बात करके उसके पारिवारिक कलह को दूर कर पाएँ। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पारिवारिक वातावरण जो है उसका वो अच्छा हो जाए, जिससे कि उसकी अधिगम की प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाए। अगला, बालकों को अधिगम प्रक्रिया में आराम देकर। देखिए थकान, जैसे हम लगातार अगर 3-4 घंटे क्लासेस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, थकान हो जाएगी ना। देखिए कोई भी व्यक्ति जो है वो लगातार 3-4 घंटे कोई भी काम करने से बोर हो जाएगा। ऐसे अधिगम की प्रक्रिया भी, अगर वो लगातार अधिगम की प्रक्रिया कर रहा है, उसे ब्रेक नहीं मिल रहा है, समय सीमा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो थकान हो जाएगी। तो समय सीमा जो है अधिगम की प्रक्रिया में आराम देना चाहिए बच्चों को। अगर हमें अधिगम करना ही है इतने टाइम तक लगातार, तो हमें बीच में छोटे छोटे ब्रेक रखने चाहिए 15-15 मिनट के, तो व्यक्ति बोर भी नहीं होगा, उसको थकान भी नहीं होगी। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि अधिगम का पठार क्या होता है, अधिगम का पठार कैसे बनता है, किन कारणों से बनता है और उनका उपाय क्या क्या है। अब मोस्टली देखिए अधिगम का जो हमारा टॉपिक था, हमारी जो यूनिट 2 थी अधिगम, उसमें कुछ नहीं बचा है, बहुत कम ऐसी छोटी मोटी चीज़ें रह गई होंगी अगर, तो वो मैं आपको आगे करा दूँगी। नहीं तो फिर अगर कुछ नहीं बचा होगा तो फिर हम कल से अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, शिक्षण मतलब टीचिंग, उसके बारे में जानेंगे। तो आप प्रिपेयर रहिएगा अगली वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।